ओ सामवेद के समवेद स्वर, चित्त परिष्कृत अभ्यस्त कर, मनः स्थली बनाकर मंदिर, ज्ञान ज्योति पुंज लौ प्रशस्त कर। अंतस झंकृत करते निनाद और वेद ऋचाएं विज्ञ हों, समुद्र मंथन करती सतत प्रवृत्ति, ज्ञान पुष्ट दृढ़ प्रतिज्ञ हों। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करती रचनाकार की ऊर्जा निरंतर भारतीय वैदिक संस्कृति के उन्नयन हेतु कार्यरत है। वेद ज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। हमारे ग्रंथों में छिपा है अद्भुत ज्ञान विज्ञान। इसे परत दर परत खोलने के लिए, इस ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं हम साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान गंगा, जिसका सीधा प्रसारण रचनाकार के फेसबुक पटल एवं इंदु कलश यूट्यूब चैनल पर देखिए प्रत्येक रविवार दिन 11:30 बजे। नमन। मैं सुरेश चौधरी कोलकाता से रचनाकार के इस पटल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रचनाकार सदैव यह प्रयत्नशील रहता है कि कुछ नई और कुछ नूतन सामग्री लेकर आए। आम तौर पर फेसबुक पर सैकड़ों पटल हैं जो काव्य की गंगा तो बहाते हैं, काव्य धारा भी बहती है, मगर जो हमारे काव्य के शीर्षस्थ जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, नेता हैं, काव्य के पुरोधा हैं, साहित्य के पुरोधा हैं, उनके बारे में हम कम जानते हैं। हमने प्रयत्न किया है कि हम अपने पटल पर बुनाकर उनके बारे में जानें, उनसे बात करें, उनको समझें। आज इसी कड़ी में हम बुला रहे हैं विश्व प्रख्यात साहित्यकार, गजलकार, कवि, उद्घोषक, आकाशवाणी के पूर्व उप महानिर्देशक श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को। वे 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। वे आ चुके हैं, मगर लगता है उनके इंटरनेट में तकनीकी कुछ प्रॉब्लम आई है, वो भी फिर गए हैं। वे तुरंत आते ही होंगे, वे अभी तुरंत आएंगे। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि हम रचनाकार के अंदर साहित्य की और सांस्कृतिक गतिविधियां निरंतर करते रहते हैं। इस साहित्यिक गतिविधियों में हमारी जहां वार्तालाप होती है, हम चर्चाएं करते हैं, हम साप्ताहिक कार्यक्रम एक ज्ञान गंगा भी करते हैं, जिसमें हम अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। अध्यात्म पर चर्चा करने का हमारा अपना तरीका है, अपना ढंग है कि हम उसे व्यवहारिकता के ऊपर, वैज्ञानिकता के आधार पर उस चीज़ को युवा वर्ग को बताना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में क्या है। आज के वार्ताकार हैं प्रख्यात साहित्यकारा, कवयित्री श्री अल्पना सिंह जी। अल्पना सिंह जी का नाम आज इन दिनों साहित्य में अछूता नहीं है। ये बहुत जानी मानी उद्घोषिका हैं और संचालिका हैं। अल्पना सिंह जी वार्ता करेंगी पंडित लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से। जब वो वार्ता करेंगी तो मैं नेपथ्य में चला जाऊंगा और ये वार्ता आराम से सुनिएगा। मैं देखता हूँ लक्ष्मी शंकर जी आते ही होंगे। हाँ, तब तक के लिए मैं तब तक सर की एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि हम लोगों ने अमन का नया सिलसिला चाहता हूँ, जो सबका हो ऐसा खुदा चाहता हूँ। जो बीमार माहौल को ताजगी दे, वतन के लिए वो हवा चाहता हूँ। कहाँ उसने धत इस निराली अदा से मैं
चाहता हूँ तू सचमुच खुदा है, तो फिर क्या बताना, तुझे सब पता है मैं क्या चाहता हूँ। मन का नया सिलसिला चाहता हूँ, जो सबको जो सबका हो ऐसा खुदा चाहता हूँ। अमन का नया सिलसिला चाहता हूँ। तो इस तो विख्यात गजल के रचयिता आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का रचनाकार के प्रतिष्ठित पटल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं जी अल्पना सिंह कोलकाता से आज के कार्यक्रम की संचालिका, सूत्रधार। इस पटल पर, इस पावन पटल पर सभी साहित्य प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं मंच के आकर्षण आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को अंतस प्रणाम निवेदित करती हूँ, उनका हार्दिक जी स्वागत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हमारे नेट देवता ने शुरू में ही कुछ गड़बड़ कर दी, अब शांत रहे, मैं यही कामना करता हूँ जी। और चालू चले कार्यक्रम। जी 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 जी। तो आदरणीय के विषय में ऐसे तो ये इतने प्रतिष्ठित और चर्चित व्यक्तित्व हैं कि इनके विषय में कुछ भी कहना छोटी मुंह बड़ी बात होगी, किंतु फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में अपने समस्त दर्शकों को एवं साहित्य अनुरागियों को बताना चाहती हूँ कि आदरणीय भौतिक विज्ञान के छात्र रहे और भारतीय प्रसारण प्रसारण सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रहे, उप महानिदेशक आकाशवाणी में, ये दिल्ली में प्रतिष्ठित पद पर आरूढ़ थे और निरंतर ही इन्होंने अपने कार्य के साथ साथ निष्ठा एवं समर्पण से ये कार्यरत तो थे, इसके साथ साथ निरंतर ये कविता की लगभग 30 विधाओं में ये अपनी निरंतर लेखनी चलाते रहे। एक सिद्धहस्त व्यक्तित्व और इनकी कविता पोस्ट एवं अनेक प्रतिष्ठित वेबसाइट पर इनके जो साहित्य अनुरागी हैं उन्होंने संकलित की है और अनेक टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों इसमें इनकी साक्षात्कार एवं इनकी कविताएं निरंतर प्रसारित होती रही। आदरणीय के विषय में बताते हुए मुझे काफी मैं हर्षित महसूस कर रही हूँ कि आदरणीय अनेक अंतरराष्ट्रीय जगत जैसे कि लंदन, दुबई, आयरलैंड, मॉस्को, पोलैंड, अनेक अंतरराष्ट्रीय देशों में इन्होंने भारत की तरफ से शिरकत की, भारत को इन्होंने वहां प्रतिनिधित्व किया भारत का। और ये अत्यंत हर्ष से कहा जाता है कि इनकी लेखनी से जो अमृत मंत्र निकला वो न सिर्फ हिंदी भाषा में बल्कि अनेक भारत के अन्य भाषा में उसे अनुवादित किया गया और अनेक हर क्षेत्र में लगभग उनके साहित्य की का रसास्वादन लिया गया और लाल किला से लेकर के सभी प्रतिष्ठित मंच पर इन्होंने काव्य पाठ प्रस्तुत किया। ये बहुत हर्षित के साथ मैं कहना चाहती हूँ। और जो अनछुआ पहलू है इनके व्यक्तित्व के बारे में कि वर्ल्ड पोइट्री फेस्टिवल में भारत की तरफ से एकमात्र हिंदी कवि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया, जहाँ के पूरे विश्व के 50 प्रतिष्ठित देशों के सिद्धहस्त स्वनाम धन्य कवियों को आमंत्रित किया गया था। वहां से भारत की तरफ से इन्हें आमंत्रित किया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट, गौरव की बात है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि लंदन में अंतरराष्ट्रीय कविता के सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया। ये बहुत गौरव की बात है। भारत का किस तरह इन्होंने भारत के श्री को इन्होंने वर्धन किया। ओशो रजनीश ने अपने प्रवचन में इनकी गजल की लगभग एक पूरे एपिसोड में इन्होंने इनके गजल का विश्लेषण किया
उसके अलग अलग पहलुओं को उद्धरण दृष्टांत स्वरूप जन साधारण के मध्य रखा। ये बहुत बहुत, और इसके साथ साथ 35 वर्ष में ये डायरेक्ट दूरदर्शन पे या आकाशवाणी में डायरेक्ट इन्होंने अपनी कोई प्रस्तुति नहीं की, अर्थात कभी भी इन्होंने इसको अवसरवाद इन्हें नहीं कह सकते। और कमेंट्री के क्षेत्र में जब भी बात होती है तो 150 कमेंट्री, लगभग 150 कमेंट्री इन्होंने प्रसारित किया, कमेंट्री किया, और जो आज तक का रिकॉर्ड है, और निश्चित रूप से लोग इनका अनुकरण करेंगे और इससे भी उम्दा रिकॉर्ड कायम करेंगे। तो सर, मैं आपको हार्दिक, आपके इस अचीवमेंट को, आपने जो जीवन भर इतने कर्तव्य परायण रहे, निष्ठा, आपकी, जब मैं आपकी जीवनी को पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि सतत प्रयत्नशीलता एवं एक निष्ठ भाव से आपने दूरदर्शन आकाशवाणी के क्षेत्र में तो एक से एक दिग्गज कार्य किया ही, और लेखनी के क्षेत्र में भी आपने बहुत अच्छे उम्दा रिकॉर्ड कायम किए सर। ये आप अपने आप में अनुकरणीय आपका व्यक्तित्व है। आपका हार्दिक स्वागत है सर, और मैं स्वयं को बहुत बहुत आभार आपका। जी जी जी, भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आज मैं आपका साक्षात्कार ले रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आदरणीय के विषय में कहेंगे उम्दा गीतकार, और उसके साथ साथ गजलकार, और हर एक विधा, बहुत बहुत सारी लुप्त होती विधाओं पे भी आपने लेखनी चलाई है, और आगे हम जब चर्चा करेंगे तो उन विधाओं के विषय में भी आपसे कुछ जानने का सौभाग्य हमें मिलेगा। तो सर्वप्रथम सर, मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखती हूँ कि आपने तो कमेंट्री की 150, लगभग 150 से भी ज्यादा, तो कोई ऐसी रोचक घटना जो आज भी आपके मन पटल पर एक गहन प्रभाव छोड़ा, उसे आप हमसे, हमारे दर्शकों से और हमसे साझा करें सर। जी 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 जी, देखिए, ये बड़ा रोमांचक होता है, और रेडियो प्रसारण में जितनी भी विधाएं वहां भी हैं, मसलन आप उद्घोषणाएं होती हैं, एंकरिंग करते हैं, वार्ताएं होती हैं, साक्षात्कार होता है, तरह तरह की विधाएं हैं, तो रेडियो पर भी बहुत सारी। तो उनमें सबसे मुश्किल विधा मानी जाती है कमेंट्री मानी जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बाकी जगह तो आप जैसे अपने स्टूडियो में बैठे, एयर कंडीशन में बैठे हैं, आपके पास हाथ में स्क्रिप्ट है, आपके हाथ में एक फेडर है, मतलब आप उसको नीचे, फेडर नीचे कर लें, खांसी खांसी आ गई तो खांस ले, फिर फेडर चला दे। और अब यहाँ ये होता है कि कमेंट्री में को आपको धारा प्रवाह बोलते जाना है। जब एक दफे आपके माइक पर आ गए तो फिर तो बोलते ही जाना। वो कुछ गलत हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल है, पूरा वो गलती आपसे हो गई तो वो तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। और कमेंट्री भी तरह तरह की होती है। कहीं 26 जनवरी की कमेंट्री है तो बड़ी शानदार, आपको बहुत शानदार जगह मिलती है जहां सलामी मंच राष्ट्रपति जी बैठते हैं, उसी की जरा सी दूरी पर वो मंच होता है, तो बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन ऐसी ऐसी जगहों पर आपको कमेंट्री करनी पड़ जाती है कि आसपास जो है वो सही, मतलब बड़ी भीड़ होती है, उसके बीच में कहीं शोरगुल भी हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। तरह तरह की कमेंट्री, बहुत अनुभव है। तो वो तो बहुत दर्जनों ऐसे अनुभव है। मसलन अब वो एक आध मैं साझा करूं तो विचित्र विचित्र किस्म के अनुभव होते हैं। अव्वल तो ये कि कुछ ऐसी कमेंट्री होती है, आंखों देखा हाल उसको कहते हैं। लेकिन जैसे भगवान राम की जन्म की कमेंट्री होती है अयोध्या में, वो कमेंट्री 1 घंटे की होती है, लेकिन उसमें गतिविधि जो है वो सिर्फ 12 बजे, मैंने 11:30 से कमेंट्री शुरू होती है, 12 बजे पट खुलते हैं, 5 मिनट के लिए कुछ होता है अनुष्ठान और पट बंद हो जाते, बस इतना ही होता है। बाकी 1 घंटे कमेंट्री चलती रहती है। तो ऐसी भी कमेंट्री होती है जहाँ आंखों देखा हाल कुछ होते ही नहीं है और आपको देखा हाल सुनाना पड़ता है, बोलना तो पड़ता है। तरह तरह के। तो मैं विरोधाभासी जी एक स्थिति दो होती है जी, तो अब जैसे जैसे अब देखिए, पार्लियामेंट में, संसद में उस समय तक ये पाबंदी थी कि जो कुछ जैसे रेल बजट की कमेंट्री होती थी या मुख्य बजट जब आता उसकी कमेंट्री होती थी, उस समय ये बंदिश थी कि आप सिर्फ कमेंट्री जो बजट हो रहा है उसकी कमेंट्री कर सकते, बाकी संसद की किसी गतिविधि पर एक शब्द नहीं बोल सकते आप, ऐसी बंदिश थी एक जमाने में। अब वो रेल बजट की कमेंट्री के लिए हम लोग आए थे। अब इत्तेफाक से कोई सवाल उठ खड़ा हुआ, वहां हंगामा हो गया, तो रेल बजट तो नहीं उस टाइम पे हो पाया। और वो अब एक दफे हमने कमेंट्री अगर जी एक दफे कमेंट्री शुरू हो गई तो पूरा भारत जुड़ा हुआ, उसको हम रोक नहीं सकते, कमेंट्री तो चलती रहेगी। अब रेल बजट हो नहीं रहा है,
अब सदन की कार्रवाई कुछ चल रही है जिसमें हंगामा हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। अब वो हमारी मजबूरी कि हम रेल पे बात करें, हम वहां की कोई बात नहीं करेंगे, ये तय है, ये तो हम भी जानते हैं कि हम वो कानून नहीं तोड़ेंगे। तो लोग हम रेल के बारे में बताएंगे, तरह तरह की बातें बताएंगे, लेकिन जारी रख। लेकिन वो वहां का जो सुरक्षा के मुख्य अधिकारी थे वो आ गए, और वो तो बिल्कुल हमारे साथ सुनील टंडन थे, आप जानते हैं बहुत बड़ी हस्ती है वो, और आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल भी रहे, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर और थिएटर आर्टिस्ट। वो अंग्रेजी में कर रहे, उनसे वो माइक छीनने पे आबादा हो गए। तो हमारे इंजीनियर्स ने भी उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, और फिर मैंने इशारा किया क्योंकि उस वक्त मैं बोल रहा था, तो मैंने ऐसे ऐसे उसको इशारा किया। तो उसने जब मुझे देखा तो थोड़ा सा वो नरम पड़ा। उसकी वजह ये थी कि फिर वो खैर वो मतलब चले गए, वरना वो कमेंट्री रुक जाती। तो हमारे लिए कमेंट्री को रुकना तो बिल्कुल मतलब क्या जीने मरने का सवाल होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले हमने उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनको नेशनल चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था। तो मैं तो उनके साथ बैठा वीआईपी लॉन्ज में और साथ में कॉफी चाय पीता रहा, और ये जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे वो बाहर रहे और वो पूरे टाइम पर बाहर खड़े थे। तो उन्होंने वो दृश्य याद आ गया होगा कि मैं वो वाले मैं वो हूं। तो फिर खैर वो कमेंट्री चल गई। तो वो बड़ा विचित्र घटना हो जाती है अगर वो इस वक्त माइक छीन ले जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, रोकनी पड़ जाती। फिर जब वो कमेंट्री खत्म हुई तब उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि मैंने फिर आपको पहचान लिया था और हमें हमारी मजबूरी है, हमारे आप जानते हैं हमारा कानून में ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। तो इस तरह का भी हो जाता है कि कमेंट्री ही संकट में पड़ जाती है। फिर जैसे वो परवेज मुशर्रफ जब आए थे, वहां विचित्र बात हुई कि नहर वाली हवेली पर उनका वो कार्यक्रम था, आना था उनको, और मैं एक कमेंट्री के लिए बाहर एक सज्जन थे, और उसके बाद जब वो अंदर आते तो उसके लिए मैं था मुख्य कमेंट्री के लिए। और वो विचित्र कमेंट्री थी, जैसे मैंने कहा ना कि पूरा एक आंगन था, छोटा सा दालान जैसा था, और वहां एक रस्सी छोटी सी बांध दी, सारा मीडिया वहां भरा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई उधर से धक्का मार रहा है। मेरे साथ जनरल आमतौर पे दो लोग होते हैं हिंदी अंग्रेजी, लेकिन मैं अकेला था हिंदी में क्योंकि बहुत लंबी कमेंट्री तो थी नहीं। उनको आना था और कुछ भेंट भेंट देनी थी जिस नहर में उन्होंने जन्म हुआ था, पले बड़े थे। अब वो हुआ ये कि बाहर जो कमेंट्री होनी थी, तो एक तो वो उन्होंने परवेज मुशर्रफ जो टाइम आना था वो पत्रकारों ने घेर लिया, फिर वो होटल चले गए कपड़े वपड़े बदलने। और वो कमेंट्री जो शुरू होनी थी, मान लीजिए 4 सवा 4, मान लीजिए 4:15 पे शुरू होनी, तो कमेंट्री तो शुरू हो गई, लेकिन वो आए मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद। और आपको मेंटेन करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, और सुनिए, तो बाहर जिनको कमेंट्री देनी, तो पता चला भीड़ में केबल कट गया, तो वो कमेंट्री भी वो नहीं कर सकते थे। तो आप सोचिए 4:15 बजे से लेके और करीब करीब लगभग 55 मिनट या 1 घंटे लगातार मैं अकेले, और वो उन हालात में बड़ी गर्मी और पता नहीं क्या क्या हो, वो सब इतना हो, और वहां कमेंट्री 1 घंटे करता रहा, तब वो आ जाके वो कमेंट्री शुरू हुई। ये सब तो ऐसे बहुत सारे, मतलब क्या होता है, जो कुछ लिखा हुआ है वो बदल जाता है कार्यक्रम। अब वो एक जगह जो है, वो क्या हुआ, जो हमें कार्यक्रम दिया गया था उसके मुताबिक तो वहां कुछ था नहीं, तो वो उसमें राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और बीच में मैंने देखा कि एक वो कोई दुबली पतली सी जैसे कोई वो तो वो आई एक, तो वो बोलने के लिए मंच पर, अब हमारे उस कार्यक्रम में तो था नहीं तब, जब तो मैंने कहा एक युवती माइक पर आई, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो पता चला वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी। तो वो ऐसा हो जाता है कई दफे। अब हमने तो जो देखा वही बता दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी हस्ती थी उस समय की। तो खैर जी, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम में नहीं था, हमें नहीं पता था। और दूर कई दफे, वही मैंने बताया ना, बहुत दूर था हमारा मंच, तो ऐसा भी हो जाता, कई जगह तो बिल्कुल नजदीक। तो बहुत तरह के संकट आए और बड़ी चुनौतियां आई। कोलकाता में सबसे बड़ी चुनौती आई जब कोलकाता आया, तो मैं मदर टेरेसा का अंतिम यात्रा का आंखों देखा, और वो भी बड़ा विचित्र था कि हमने दूरदर्शन, हमारे सामने कंट्रोल रूम था, दूरदर्शन से हम देख रहे थे, तो वो सारी, और उसके माध्यम से कहीं कोई रुकावट आ रही थी, अलग अलग जगह लोग थे, तो मैं उसको संभालने के लिए बैठा था। तो मैं कमेंट्री कर रहा था और वहां भी बीच में कनेक्शन कट गया, तो जो तोप गाड़ी के साथ जो कमेंटेटर थे उनसे वो नहीं बोल पा रहे थे, तो मुझे बोलना पड़ा। अब वो दूरदर्शन भी चला गया, लेकिन कमेंट्री नहीं रुकी, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ऐसा कुछ हुआ। तो बहुत कुछ होता है, बड़ा दिलचस्प है ये मामला, बहुत सारे संस्मरण। उसके साथ साथ त्वरित निर्णय भी लेना पड़ता है और लगातार बातों की
जाल में लोगों को एकदम भ्रमित नहीं होने देना है कि आप दिशा पर और विषय पे ही केंद्रित हैं और जी अपना जी बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां घटना किस ओर रुख ले रही है, ये सब आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। जी लेकिन यही रोचकता से पूर्ण भरी हुई घटनाएं थी बहुत सारी। जी तो बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। और लेकिन सर, मैंने जब आपके विषय में अध्ययन किया तो मैंने पाया कि आपने अपने लेखन जीवन का प्रारंभ व्यंग्यकार के रूप में आपने व्यंग से शुरू किया, और जी व्यंग लिखते लिखते फिर आप गजल और गीत विधा की ओर आप प्रस्थान किए, आपकी लेखनी बढ़ी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग पहले गजल और गीत पर अपनी लेखनी चलाते हैं और उसके बाद व्यंग या जिस तरह का डिमांड होता है उस तरह से वो अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो आप व्यंग्यकार के रूप में जब हम अब लिखें कुछ, तो हमें किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आप जरा संक्षिप्त में हमें बताएं सर। देखिए, अब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शुरुआत जो है ना, अब कोई विधा तो वो लेकर के आना था, तो उस समय अ, वो आक्रोश, युवा मन होता है, बड़ा आक्रोश होता है, और चीजों को हम देखते हैं तो वो प्रतिक्रिया होती है, तो व्यंग सबसे अच्छा माध्यम बन जाता है आप प्रहार करने का, कटाक्ष करने का, उसके माध्यम से बात कहने का। तो मैंने व्यंग से शुरू किया था, तो ये बात सच है। लेकिन मेरा चिंतन शुरू से ही बड़ा वो गंभीर तरह का था, तो वो हास्य व्यंग की श्रेणी में चला जाता था। तो अब वो हास्य व्यंग में तरह तरह के लोग आते थे, उनके अजीबोगरीब नाम, वो सब। तो मैं बहुत हिट था, मतलब बड़े बड़े व्यंग्यकार देश के हैं, उनके साथ रचना पाठ किया। जितने बड़े नाम आप ले सकते हो, शैल चतुर्वेदी, ओम प्रकाश आदित्य, माणिक वर्मा वगैरह, सब बड़े बड़े नाम हैं। तो सब, और बड़ी कामयाबी के साथ सब कुछ किया, लेकिन मेरा मन नहीं भरता था। तो फिर आपातकाल लग गया, तो और ज्यादा वो वातावरण बदल गया। तो फिर मैंने गंभीर गीत की तरफ चला गया। और ये आप जो सही कह रही थी, बहुत सारे हमारे परिचित, हमारे समकालीन वो गीत में थे, और अच्छे भले बहुत अच्छा गीत लिखते थे, लेकिन बाजार के दबाव में वो व्यंग की तरफ चले गए कि वहां कवि सम्मेलन में ज्यादा मतलब मौके मिलेंगे। तो खैर ये तो है, लेकिन हाँ, व्यंग में बात ये है कि व्यंग में एक जिसको कहते हैं ना, मीठी चोट मारना, कि उसमें कोई बिल्कुल विकृति नहीं होना चाहिए, विभत्सता नहीं होना चाहिए, कोई गाली गलौज जैसा नहीं होना चाहिए, कोई बहुत नारेबाजी नहीं हो। एक कटाक्ष होता है और वो प्रहार करता है, तो वो बस उसका एक आनंद है। और वो दो पंक्तियों में भी काम हो जाता है। अब वो हमारे एक मित्र थे, बिल्कुल। उनका था, मैं तो देखिए चंबल के इलाके, मेरी पोस्टिंग रही ग्वालियर में, तो मेरे वो उनका था सुरेश उपाध्याय जी, बड़े व्यंग्यकार हैं। अब उन्होंने, उनका एक देखिए 2 लाइन का सिर्फ व्यंग है कि हमने एक आत्मसमर्पित दस्यु से पूछा, हमने आत्मसमर्पण करने वाले एक दस्यु से पूछा, सुना है आप राजनीति में आ रहे हैं? वो वाह बोले, क्यों फिर से वाह। डाकू बना रहे हैं? तो वो मतलब हो गया काम, 2 लाइन में काम हो गया। बस 2 लाइन में ही। ये इसमें बहुत कुशाग्र बुद्धि से संपन्न व्यक्ति ही व्यंग्य व्यंग लिख सकता है, क्योंकि इसमें जी हास्य और जी व्यंग्य का पुट देना एक साधारण बात नहीं है, कसौटी पे जी खरी। क्योंकि व्यंग्य जो है वो एकदम सही जगह लगनी चाहिए, तब जी वो जी जी सार्थक होती है। ये बिल्कुल। सहज नहीं है, बहुत ही इसमें दक्षता और निपुणता होनी चाहिए तो और वो व्यंग अभी भी दृष्टिकोण का। चलता है, मेरे मेरे हम्म, गजलों में भी, गीतों में भी। वो व्यंग जी तो जी। कहीं ना कहीं आता है। व्यंग तो आप जो देखते हैं, उस पर जो चोट हम्म। आप जो महसूस करते हैं, तो आपके वो फिर शेरो शायरी व्यंग में की। भी है वो बात आती जी, है, मैंने देखा बिल्कुल है। आपको मैंने बिल्कुल पढ़ा जी। है आपको, तो मैंने देखा है छोटी छोटी बातें जो हम्म मतलब वो शेरों को जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन कहा मैंने साथ साथ मुझे एहसास भी हो रहा था कि कितने सटीक बात आपने कही है। मतलब साधारण से मैं शेरों में ऐसी बात नहीं देखती हूँ। जैसे कि जैसे कि आपने एक शेर लिखा था कि घर में 4-5 लोग बैठे हैं और वो सभी सभी अपने हाथ में मोबाइल लिए और हाँ, वो वो सब दोहे हैं सोए मेरे व्यंग हैं। की, दोहे हैं जी, हाँ, दोहे हैं, दोहे दोहा है। हैं। जी जी। जी, तो 4 लोग दोहे और परिवार शेरों के से, बैठे तो है साथ जी, हाँ, किंतु तो वो मोबाइल मुझे में लगा। धंसे चेहरे, आंखें, हाथ। जी 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 बिल्कुल। तो मैं पढ़ करके बहुत आनंद विभोर हुई कि देखिए ये तो हर घर घर में घटित है, लेकिन आपकी पैनी दृष्टि इस तरह से कितने सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। सर, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि गीत में हम रचते हैं, बसते हैं, जीते हैं, गाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किंतु जब लेखन की तरफ दृष्टि डालते हैं तो गीत विधा लुप्त प्राय होती चली जा रही है। अभी
रॉक सिंगिंग, ये सिंगिंग, तरह तरह की और सिंगिंग को प्रेफरेंस दी जा रही है, किंतु गीत विधा जो है वो प्राय मैं कहूँ नृत्य प्राय ही होती चली जा रही, किंतु ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसी स्थिति क्यों हुई, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं देखिए, अब ये तो आपने मेरी जिसको कहते हैं ना दुखती रग छू लेना। तो एक समय में तो गीत जो है सर्वोपरि होता था और सबसे ज्यादा गीतकार बुलाए जाते थे। हास्य के तो एक कोई बुला लिया। मैंने जब शुरू किया था 1974, 1974, और उसके तब से मैंने देखा उसमें तो गीतों की प्रधानता होती थी। दो तीन बड़े बड़े गीतकार और एक लोक गीतकार अनिवार्य होते थे, जो लोकगीत सुनाते थे अवधि के या भोजपुरी हो या और कोई मतलब हो, ब्रज हो, कुछ भी हो, अनिवार्य होते थे। अब लोकगीतकार नहीं होते कवि सम्मेलनों में, तो गीत की प्रधानता होती थी और वो लोग उनको मांग करते थे। नीरज जी ने पूरे 60 साल लगातार वो सुनाते रहे, स्वप्न झरे फूल से और कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, एक से एक शानदार गीत। और हमारे वो जैसे गीतात प्रकाश शुक्ल जी का चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, रोज रोज जीती बाजी हारते रहे। तो तरह तरह के गीत रहते थे, एक से एक श्रेष्ठ गीतकार। वो तीसरा राउंड होता था जो अब नहीं होता आमतौर पे। पहला दौर, फिर दूसरा दौर, फिर तीसरा दौर, और तीसरे दौर में ऐसे ऐसे गीत जो अब तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मंच पे कोई सुना सकता। तो वो वातावरण बदल गया, बहुत सस्तापन आ गया, मंचों पर भी आ गया। और ये जब से हमारे चैनल आए इन्होंने तो तबाह कर दिया हमारे देश की संस्कृति को, बिल्कुल हमारी चेतना को बिल्कुल जमीन पे पहुंचा दिया। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति, सस्तापन, फूहड़ता, अश्लीलता, दुअर्थी बातें, तरह तरह की बातें। अब वो जैसा समय होता है उसी के मुताबिक समय के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो दुर्भाग्य है, लेकिन गीत अभी भी लिखे जा रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ गीत लिखे जा रहे हैं, युवा गीतकार बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। और तो वो ऐसा नहीं कि मृत पाए तो खैर नहीं हो पाएगा गीत। और मुझे एक सौभाग्य मिला था, एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें तो सैकड़ों गीत आए थे और एक से एक बढ़ के शानदार गीत। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ समय होता अपना अपना। एक जमाना था जब आकाशवाणी से हवा महलाता था तो करोड़ों लोग पूरा उसको पूरा परिवार बैठ के सुनता था, वो जमाना चला गया। फिर दूरदर्शन का जमाना आ गया कि अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग धारावाहिक या उस तरह कोई फिल्म बैठ के पूरे 50 लोग बैठ के देख। तो अब सब चीजें बदलती रहती हैं, तो वो ऐसा बदलाव होता रहता है, लेकिन गीत रहेगा। और समय बदलता भी है। अब ये जो अभी सस्तेपन का दौर है, धीरे 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 कभी ऐसा दौर, अब सिनेमा ने और गड़बड़ कर दिया। फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गीत हुआ करते थे और ऐसे गीत होते थे जो प्रार्थना बन जाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, विद्यालयों में प्रार्थना बन गया है ना। तो वो एक दौर होता है, वो कोई इसलिए वो अब हो गया है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जी बिल्कुल सर, इसी प्रसंग में जब हम लोग गीत की चर्चा पर चर्चा करते हैं तो मुझे याद आता है कि आप जीवन में अगर दूरदर्शन या इस माध्यम में, प्रचार माध्यम में नहीं आते तो आप गीतकार बनते हैं। मैंने कई जगह आपके विषय में पढ़ा है। तो इसी प्रसंग में मैं चाहती हूँ कि इस मंच पर आप एक अपना गायक बनना चाहते थे, बिल्कुल। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप गीत सुनाएं हमें, जो कि आप अपने मनपसंद कोई भी एक गीत हमें सुनाएं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। जी जी, चूंकि देखिए अभी इस समय मेरे पास ट्रैक तो नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। जगजीत सिंह साहब का भी जन्मदिन था 2 दिन पहले, और अभी मैं राजेंद्र नाथ रहबर साहब हैं, देश के बहुत बड़े शायर, उनका जो है उनसे मिल के आया अभी 4-5 दिन पहले, दिल्ली में है वो इन दिनों। तो मैं वो एक नज्म है छोटी सी, वो सुना देता हूँ आपको। हार्दिक स्वागत। जी जी। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे,
कभी दिन में तो कभी रात में उठ कर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मेरा मनपसंद रहा ये तो। मैं उनके उनको बहुत फॉलो करती हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर आपने सुनाया। और प्रस्तुति तो आपकी भूतपूर्व, सभी दर्शक आनंद विभोर होकर वाह 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 निरंतर लिख रहे हैं। मधु जी, फिर सुरेश, आदरणीय सुरेश नीरव जी, और ज्ञान चंद मरमर जी, सुरेश चौधरी जी, ऐसे बहुत ज्ञानी और प्रबुद्धशाली व्यक्तित्व इस मंच पर हाजिर हुए हैं और इस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष गवाह बन रहे हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को वो प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख रहे हैं, उसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो मैं समस्त साहित्य मनुष्यों को अंतस प्रणाम और उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो निरंतर अपने सुंदर सुंदर कमेंट लिख करके हमारा मनोबल प्रबल बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर सुनाया। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने तो लगभग 30 से भी ज्यादा विधाओं पर आपने अपनी लेखनी चलाई है। तो कुछ लुप्त होती विधाओं में, जैसे कि पदावली और माहिया, जैसे लुप्त होती हुई जो विधाएं हैं उस पर आपने लेखनी चलाई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पदावली, जैसे हम लोग पद कहते हैं सूरदास की, तो उसके विषय में संक्षिप्त कुछ जानकारी दें, जो कि युवा पीढ़ी के युवा वर्ग अगर इस कार्यक्रम को देखें तो इन विधाओं से वो थोड़ा अवगत हों और उनकी रुचि भी इस विधाओं की तरफ, थोड़ी इस विधा की तरफ आए। तो आप एक संक्षिप्त जानकारी दें, और एक जी आध जी पद जो आपने रचे हैं वो भी जरा आप सुनाते तो हमें काफी अच्छा लगता। जी जी जी। देखिए, मैं शुरू से तो इस तरह से इतनी सारी विधाओं में नहीं लिख रहा था, लेकिन क्या होता है कि जैसे शुरुआत आपने जैसे कहा कि व्यंग से मैंने की, तो फिर गजल में आ गया, गजल मुख्य विधा बन गई। और मैं बहुत शुरुआती जो लोग थे, जब दुष्यंत जी का वो विशेषांक आया और उससे हिंदी गजल का अभियान एक तरह से आंदोलन जैसा शुरू हुआ और हिंदी गजल आगे बढ़ती, तो मैं बिल्कुल शुरुआती लोगों में से हूँ। तो वो तो मुख्य विधा रही, गीत भी मैं लगातार लिखता रहा। फिर दोहे, बिल्कुल, अब जो गजल लिखेगा, क्योंकि गजल में ये कि एक दो पंक्तियों में, एक दोहा शेर में लिखेगा आप ये बड़ी तो। बात करते हैं, तो हाँ हाँ, दोहा जरूर लिखेगा। अब वो लिखेगा धीरे ये धीरे तो। विधाओं से साक्षात्कार होता गया, और जैसे वो अपने हाइकू है, जापान से आई है, वो छोटी सी विधा है, 17 अक्षर छोटी वाली। है, तो हाइकू 7 वाली ऐसे है। बहुत सारा लिखता गया। लेकिन एक कभी मुझे ये ख्याल आया कि हमारी बहुत सारी विधाएं विलुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो एक एक मन में विचार आया कि ये विधाएं समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक संयोग ये रहा कि एक कार्यक्रम हुआ इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो मैंने एक साथ पहली बार जो है, एक हैबिटेट सेंटर यहाँ का बहुत बड़ा एक केंद्र है जी, सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो वहाँ एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मैंने करीब करीब 14 विधाओं में या 12, जो भी, एक 3 घंटे कार्यक्रम चला। बीच में सिर्फ एक गजल उन्होंने गाई थी हमारी, आधे घंटे, बाकी वो 2-2.5 घंटे मैंने ही सुनाए बहुत सारी विधाओं में। तो तब हमने शुरुआत की थी करीब 12-14 विधाओं की। फिर वो बढ़ता ही गया, सिलसिला बढ़ता गया और नई विधाओं की तरफ। फिर एक, जब ये कोरोना काल आया तो हमारे एक पवन जैन जी आगमन करके उनका पृष्ठ है, तो उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव रखा कि आप एक पाठशाला चला, युवा पीढ़ी की जाने। तो वो साल भर चला, पूरे साल से भर से ज्यादा चला, और उसमें अलग अलग विधाएं में उसमें लेता गया। तो उस बहाने से भी अब उसका लाभ ये हुआ कि जैसे माहिया जब मैंने उसमें लिया, उस कार्यक्रम में, आधे घंटे के कार्यक्रम हर हफ्ते होता था, तो माहिया में लिखने वाले जिन्होंने कभी माहिया सुना ही नहीं, जानते भी नहीं थे, बिल्कुल। उन्होंने माहिए लिखे और बहुत अच्छे लिखे। उसमें जाने माने वाह साहित्यकार भी हैं, जाने माने कवि भी हैं। मेरे मित्र वाह, हैं सुभाष नीरो, बहुत वो बहुत बड़े प्रशंसनीय। बड़े कथाकार हैं, अनुवादक हैं, कवि भी हैं। तो हम्म, उन्होंने बहुत हम्म, सारे माहिए लिख डाले। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो, तो अब वो उन्होंने समूह बना लिए,
तो एक एक समूह में वो 30-30, 40-40 लोग माहिया लिख रहे। तो कहने का कुल गरज ये कि उसका लाभ ये हुआ कि उस माहिया वाले कार्यक्रम से कम 100 से ज्यादा लोग अब माहिया लिख रहे हैं। तो माहिया वही एक लिखने लगे। मेरे भीतर एक था कि हमारी इन विधाओं के प्रति जागरूक किया जाए। अभी सुरेश नीरो जी का आपने जिक्र किया, तो अभी उनके कार्यक्रम में गया था, तो वहां मैंने चौपाई सुनाई, वहां मैंने पद सुनाया, वहां मैंने बरवय सुनाया। तो वाह। अब वही घनाक्षरी सवैया वगैरह, कह मुकरी। अब इतनी प्यारी विधा है ये कह मुकरी, हमारे अमीर खुसरो साहब ने 700 साल पहले चलाई थी। अब उसमें नए नए संदर्भ अगर लिए जाए तो कितना अच्छा लगता है। मैं ऐसे एक दो बिल्कुल। सिर्फ नमूने के लिए एक दो कह मुकरी साझा करता हूँ। अब वो है कि हर पल मेरा मन बहलाए, दुनिया भर की बात बताए, यानी कह के मुकर जाना, वो जैसे नाम में है। तो दुनिया भर बिल्कुल। की, हर पल मेरा मन बहलाए, दुनिया भर की बात बताए, और उस बिन इस बिन जीवन होता मौन, क्यों सखी साजन नहीं सेल फोन। तो मैंने तो अद्भुत। नए नए संदर्भ लिए उसमें तरह तरह के, ताकि हाँ, लोग जुड़े। जैसे हमारे अमीर खुसरो बिल्कुल, साहब ने तो भारत की अपने कोई चीज जीवन नहीं से छोड़ी। कनेक्ट करें। जी जी। हम्म। घबराऊं जब देर से आए, ना आने की बात डराए, बार बार मैं खोलूं द्वार, क्यों सखी साजन नहीं अखबार। तो ऐसे, तो ये बिल्कुल कह बिल्कुल, मुकरी। अखबार लेट होने तो, से ऐसी ही तत्परता होती है, दृष्टि उसे तो खोजती है बार बार। हाँ, तो ऐसे हाँ। कह मुकरी है। इसी तरह पद है, इतनी प्यारी विधा है। हमारे सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, मीरा जी ने, रस खान ने कितने प्यारे प्यारे पद लिखे हैं। अब क्यों वो विलुप्त होने दिया जाए। मैं अब, लेकिन वहां भी हमने नए संदर्भ लिए हैं। व्यंग देखिए, व्यंग भी आ गया। तो वो व्यंग में एक मेरा पद है कि मैं गा के नहीं सुना रहा हूं ताकि समय बचे, कि साधो, नहीं, आप सुनाएं। अच्छा, सुनाएं। गा के सुनाओ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा सर, आपका जी जी स्वर बहुत अच्छा है। जी जी, चलिए बहुत सुनिए। कर्णप्रिय है। हाँ। कि साधो अजब जमाना आया, साधो अजब जमाना आया। अब पद आगे बढ़ता है। विधवा बूढ़ी, अब हमारे समय की विडंबनाओं को देखिए आप, तो वो अपने आप से व्यंग उभर के आता है। विधवा बूढ़ी माँ को बेटा, विधवा बूढ़ी माँ को बेटा, खुद वृद्धाश्रम लाया, साधु वाह अजब वाह, जमाना बहुत। आया। और अन्न भूख से हारे, अन्न के दाता, भूख से हारे, अन्न के दाता, आत्मघात अपनाया, साधु अजब जमाना आया। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। पद आगे बढ़ता है। बरसा नहीं, देखिए हम सब समाचार सुनते हैं आए दिन कि बरसा नहीं, फटा है बादल। हमने कभी नाम नहीं सुना था बचपन में कभी कि ऐसा भी होता है कि बरसा नहीं, फटा है बादल, खूब कहर बरसाया, साधु अजब जमाना वाह आया। वाह, बहुत और ये सुंदर। देखिए, मैंने पूरे भारत घूमा है, दृश्य देखा है, महानदी में भी पानी नहीं, तो वो वहां से पंक्ति आई जी जी, कि बिल्कुल। बड़ी बड़ी नदियों में हमको, बड़ी बड़ी नदियों में हमको पानी नजर न आया, साधो वाह वाह, अजब जमाना बहुत आया। सुंदर, बहुत। और व्यवस्था बहुत देखिए, सुंदर। अपराधी मंत्री बन जाते, अपराधी मंत्री बन जाते, वोट तंत्र की माया, साधो अजब अजब जमाना जमाना आया, आया। साधु अजब जमान। और पंक्ति सुनिएगा। शहरों में मनुष्य को खोजा, अब हम तो दिल्ली में रह रहे हैं इतने बरसों से, कि शहरों में मनुष्य को खोजा, मिला सिर्फ दो पाया, वाह शहरों वाह, में मनुष्य को बहुत खोजा, सुंदर। मिला सिर्फ दो पाया, साधु अजब बहुत अच्छा। जमाना आया। और अंतिम है वाह। कि लोकतंत्र का, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, कि बिल्कुल। लोकतंत्र का सूर्य जहां था, लोकतंत्र का सूर्य जहां था, बड़ा अंधेरा पाया, साधु अजब जमाना आया। जी बड़ा अंधेरा पाया, साधु अजब जमाना है। बहुत सुंदर। दो पायों का
तो इसमें पूरे में आपने दिखाया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य भाव शून्य, संवेदन शून्य होता चला जा रहा है। कटाक्ष भी है, व्यंग भी है और यथार्थ। बहुत सुंदर समावेश। नवयुवकों जी को धन्यवाद। नवयुवकों को अनुकरण करना चाहिए और समस्त विधाओं पर जो जो सर ने हमने हमें लिख करके दिखाया है कि कोई बहुत जटिलता इसमें नहीं है, बस अभ्यास और रुचि। आपने रुचि के लिए तो कार्य कर ही दिया है, लोगों के समक्ष आपने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो निश्चित लोगों में जागरूकता जगेगी। नए नए जितने भी युवा कवि हैं या हम सभी कवि वर्ग हैं, हम भी प्रयासरत रहेंगे और इस लेखनी को कहीं ना कहीं लिखने भी अपने मनोभाव को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर सर। अब मैं उसके साथ साथ ये कह रही हूँ कि आपके जहां तक योगदान की बात है अपने विश्व स्तरीय भारत में, तो आपने जितने महान कार्य किया है, नेशनल चैनल कहिए, एफएम गोल्ड कहिए, उसकी शुरुआत करने की जितनी जिम्मेदारी, ये बहुत गंभीर जिम्मेदारी थी जो आपके कंधों पर दिया गया और आपने बड़े ही सुंदर ढंग से किया। उसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मन की बात जो आज हमारे हम सभी के मन में घर कर गई है, जहाँ नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात हम सभी से साझा करते हैं, उसको भी कोऑर्डिनेट करने का कार्य आदरणीय सर को दिया गया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। और तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, और आज आप सेवा मुक्त होने के पश्चात भी लगभग 7 से अधिक यूनिवर्सिटी में आप तरह तरह से साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आप जुड़े हैं, और लोग आज भी आप अपने गुणों के द्वारा, अपने कार्य निष्ठा के द्वारा आप लोगों को कहीं ना कहीं शैक्षिक उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि आप अपने पूरे जीवन काल में आपने कभी भी छुट्टी भी नहीं ली, जहां तक कि मैंने आपको पढ़ा है, जाना है, आपने कभी कोई लीव नहीं लिया। ये इसलिए आपने लीव नहीं लिया कि आपको कार्य करना पसंद था, या कार्य से बहुत, काम करने से बहुत लगन या प्यार था, या प्यार होने के कारण आप कार्य किए, और ये सब होते हुए आप जो आज इतने बड़े व्यक्तित्व बन के उभर के आए, तो कहीं आपकी ये कार्य निष्ठता, समर्पण, एकाग्रता, वो आपकी सफलता का मूलाधार हुआ। मैं अपने समस्त दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि एक सफल व्यक्तित्व के पीछे उसकी क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो सर आप कुछ हमारी जो दृष्टिकोण। एक तो जी पहले तो मैं ये साझा करूं कि देखिए जैसे नेशनल चैनल बना आकाशवाणी का, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, मैं भी उसमें एक हिस्सा था। मेरा सौभाग्य मैं उससे जुड़ा और लोगों के साथ मैं भी जुड़ा, और जो योगदान दे सकता है, एफएम गोल्ड की जब जिम्मेदारी वो मुझे मिली वो उसमें भी हमारे से वरिष्ठ और हम समकालीन सबका, और हमारे से और जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी जो भी, सबका योगदान होता है। मेरा उसमें मैं भी एक भागीदार हूं, बस इतना है। अब जो आपने मन जैसे आप उसकी बात की आपने छुट्टी वाली, तो उसमें अपवाद हैं, माता पिता की मृत्यु या एक दो अपवाद कहीं और रहे होंगे, लेकिन हाँ वो एक जुनून होता है, पागलपन होता है दुनिया बदलने का। तो देखिए मैं तो मेरा स्टेट बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर हुआ, चुने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनरी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ। वो सब तो रियाज व्याज के लिए जैसे होता ना, भर देते थे, लेकिन मेरा यही था कि बस सार्वजनिक जीवन में जो है रहना है। तो वो मुझे ये रेडियो में जब सिलेक्शन हो गया तो मुझे मांगी मुराद मिल गई, मीडिया में जुड़ने का, लोगों से मिलने का, लोगों के बीच जाने का, मेरा वही शौक। मैं वो 9 से 5 की क्लर्क ही नहीं कर सकता किसी, मतलब भगवान न करे, तो मेरे लिए तो यही था, भगवान से मांगता था कि रहता ना। हालांकि आप ब्यूरोक्रेसी में उसमें फाइल वर्क करना पड़ता, बहुत करना पड़ता है, और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा माध्यम था जहाँ कला, संस्कृति, साहित्यकार, दुनिया सुन लो। तो वो एक यही जुनून था कि हाँ, और किसी भी दिन मान लो ऐसा होता क्या है कि हर दिन बड़े से बड़े दिग्गज लोग आते हैं, तो वो एक दिन भी अगर आप नहीं जाओगे तो आप उनसे मिलने का एक मौका छूट जाएंगे। तो वो भी है, और एक वही कार्यक्रम के माध्यम से समाज कैसे बदले, एक वही जुनून लेके गया था। ये और बात है कि मन में एक वहम होता है, मुझे लगता था कि बस जैसे ही मैं कोई, अगर दहेज के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई तो दहेज खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक दिमाग में होता है। कवि सम्मेलन में भी इसीलिए आया था ना कविताओं के, मुझे ये नहीं था कि मुझे कुछ मतलब उसमें पैसा कमाना है या यश कमाना, नहीं,
वहां भी वही उद्देश्य था कि अपनी बात कही जाए, समाज बदले, वो देश बदले, बस वही मन में कि वो रहता जुनून। और ये भी सच है कि उस जुनून की वजह से बहुत सारे जो सफलता की कहानियां हैं, वो उसमें सफलता तो आकाशवाणी की है, मैं सिर्फ एक माध्यम बन गया, इतनी सी बात है। बाकी जो भी है संस्था होती है, महान होती है, आकाशवाणी एक महान संस्था है, इसमें क्या शक है। और उसके माध्यम से बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश, जिसका फायदा पूरे देश को मिला। मसलन अगर पूरे देश में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए अगर अलग खिड़की है आरक्षण में, कार्यालयों में, रेल में, तो वो आकाशवाणी दिल्ली की देन है। ऐसी दर्जनों चीजें हैं देश भर में जो आकाशवाणी के माध्यम से हुई हैं। तो कहीं जहां वो यही सी बात का संतोष है, या बहुत सारी प्रतिभाएं जो आज बहुत बड़ी हस्तियां हमारे देश की, बड़ी नामी गिरामी हस्तियां, साहित्य में, सिनेमा में, संगीत में, मुझे खुशी होती है कि कभी मैंने उनको एक अवसर दिया था मार्गदर्शन में। अगर सही प्रतिभा को सही वक्त पे मंच मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो बहुत दूर तक वो प्रतिभा बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। वरना प्रतिभा है तो वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं नहीं कि मैं नहीं होता तो क्या होता। बहुत सारी लेकिन हाँ, प्रतिभाएं ये जो है है कि जी कुंठित हो जाती है, कुंठित हो जाती हैं बहुत हाँ, सारी ये प्रतिभाएं। बिल्कुल सही अगर बात, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जी जी मैंने ये बहुत अपने तो छोटे जीवन में मैंने ये देखा है कि अगर सुजोग और अवसर न दिया जाए तो प्रतिभाएं हम्म। कुंठित हो जाती हैं। तो तो बस ये वही है, बहुत देखिए एक बड़ी जुनून होता है। जैसे अगर अभी मुझे कहा जाए, एक फोन आ जाए कि जाइए जहां पर वो अभी चल रही है, क्या कहते हैं, मुठभेड़ चल रही है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ, तो उसका कवरेज करके लाइए, मैं तुरंत, मतलब ऐसा जैसे कोई वरदान मिल गया, भाग चलूंगा तुरंत कि जा रहा हूँ। तो एक जो भी, मतलब नहीं नहीं, एक जुनून होता है काम का, मीडिया का। बस वो इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्कोहोलिक। तो बस वो आदत बन जाती है। जी जी जी। और वो कभी मुझे बुरा नहीं लगा रात के, मैं देखिए यही था कि मैं सिर्फ अफसर बन के ना रह जाऊं, न क्लर्क बन के रह जाऊं, तो प्रोग्रामर बना रहा हूं, ब्रॉडकास्टर बना रहा हूं। तो पूरे हफ्ते तो प्रशासनिक काम चलते थे, पूरा चैनल जब मैं, और शनिवार इतवार को मैं प्रोडक्शन का कुछ ना कुछ काम करता रहता था जरूर से, डॉक्यूमेंट्री बनाना ही बनाना। तो रात के 1:30 बजे अगर अपनी मतलब एडिटिंग करके हम निकल रहे हैं, रात के 2 बजे स्टूडियो से बाहर आ रहे हैं, तो थकान नहीं होती थी, एक मतलब आनंद एक सेटिस्फेक्शन। रहता था। हाँ, हाँ, और वो संतोष, सही है कि संतोष का परिवार का भाव। साथ होना चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ममता किरण जी ने, मुझे वो बहुत बड़ी कवित्री हिंदुस्तान की, वो भी उन्होंने बहुत जी सहयोग जी। किया, परिवार उन्होंने संभाला। हाँ, मैंने वो सब कुछ उन्होंने ही संभाला, मैं तो सिर्फ स्टूडियो की दुनिया में मतलब 35 साल कैद राह से बाहर नहीं निकला। नहीं नहीं, जहाँ कहीं ये तो कवि है ही। सम्मेलन भी हाँ, मैंने कितने छोड़े होंगे, मतलब छोड़े ही हैं। कहीं बाहर जा ही नहीं सकता था, मुशायरे भी छोड़े। और दिल्ली के दिल्ली में कुछ है तो बात अलग है वो। और बाहर गया तो फिर भारत सरकार की तरफ से गया, वो ऑन लीव एक तरह से हो जाता है ना, अन डेपुटेशन माना जाता है। जी जी तो वरना जी जी। तो लेकिन अपने काम का आनंद होता है। जी जी। तो आप युवा वर्ग को या जो भी इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उनको जीवन में सफलता का मूलाधार क्या कहेंगे? कार्य के प्रति जुनून, सतत प्रयत्नशीलता, समर्पण, जो असाइनमेंट दिया जाए उसे बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट अपने पूर्ण समर्पण से उसे किया जाए। आप लोगों जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बात कही। देखिए सिनेमा से उदाहरण लीजिए, मान लो कोई बड़े स्टार का बेटा है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको फिल्म मिल जाएगी कि भाई लॉन्च कर दिया, लेकिन उसमें अगर खुद की प्रतिभा नहीं है तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो अवसर मिल गया, लेकिन प्रतिभा नहीं थी, समर्पण नहीं था, उसका अपना रुझान उस तरह नहीं था, तो बहुत सारे हमने स्टार पुत्रों को देखा कि वो डूब गए। तो वही वाली बात है, अपनी मेहनत, अपना समर्पण, और जिस विधा में भी आप जा रहे हैं, अगर संगीत में जा रहे हैं तो जितना आपका मतलब रियाज है, जितना अपने अभ्यास है आपका, वही काम आएगा। कविता है, कविता में अब 2-4 चुटकुले बना के फिर आपने उसमें तुक मिला के हास्य कवि बन गए, हो सकता है आप बहुत 2-4 साल बड़ा पैसे वैसे लूट लाएं, बड़ी तालियां लूट लें, लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। आगे तो तभी जाएंगे जब एक कविता ने सचमुच की कविता लिखेंगे और उसमें समर्पण के साथ कुछ समझेंगे। अब खाली मैंने अब गजल अगर आप लिख रहे हैं तो समझिए कि गजल क्या है, दोहा लिख रहे हैं तो समझिए कि दोहा क्या है। जो भी आप लिख रहे हैं तो वो एक समर्पण और मेहनत वही आगे ले जाती, बाकी सारी चीजें मतलब वो आगे आपको नहीं ले जा सकती।
इतनी सी तो बात फिर है। युवा वर्ग को संक्षिप्त रूप में यही कहा जा सकता है कि सर कह रहे हैं सफलता का मूलाधार सतत प्रयत्नशीलता, विषय को पूरा ए से जेड तक जानना और लगातार अभ्यासरत रहना। और सच्ची जुनून अगर आप में है तो धरती के अंबर भी आपके कदम चूम लेंगे, लेकिन जुनून जी आप में होना चाहिए। तो सर के विषय में तो हमने बहुत कुछ जाना, और मैं अपने दर्शकों को कुछ अनछुए अनकहे पहलू से भी, सर के व्यक्तित्व से भी अवगत कराना चाहती हूँ कि सर जहाँ इतने सौम्य, इतने ज्ञानी मुनि हैं, वहीं सर कहीं ना कहीं सर के व्यक्तित्व में एक विद्रोही प्रवृत्ति के भी वो हमें कहीं ना कहीं दिखाई दिए। क्योंकि जब उनके, मैं अपने दर्शकों से ये साझा करना चाहती हूँ कि विवाह के दौरान जब निमंत्रण कार्ड छपवाया गया तो सर ने उसमें लिखवाया था कि दहेज लेना एक महान अपराध है। तो ये वैचारिक रूप से प्रबुद्धशाली वर्ग इस बात को मानते हैं, किंतु उसे व्यवहारिक रूप से जनसाधारण के समक्ष लाना और उसे उद्घोषित करना लिखित रूप में, ये अपने आप में एक विद्रोह ही है और बहुत इसके लिए जुनून और ताकत होनी चाहिए जो सर में है। और इसके साथ साथ अब एक बात और भी मैं अपने दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि सर तो राजस्थान से हैं, और हमें मालूम है कि राजस्थान में जहाँ एक समय था कि बेटियों को भ्रूण हत्या ही हो जाती थी, उन्हें जन्म नहीं देने, धरती पे आने का अवसर ही नहीं मिलता था, नमक चटा दिया जाता था और तरह तरह के, लेकिन सर ने न सिर्फ उनके यहाँ बेटी जन्म ली, बल्कि बेटी के जन्मदिन को वो उत्सव के रूप में मनाए। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने समाज की जो रूढ़िगत जो परंपरा थी उसके प्रति इन्होंने विद्रोह किया और उसे वह व्यवहारिक रूप से उसे आचरित किए। तो तो ये मैं कहूंगी आपका आपका ये जो स्वभाव है, जो हम वैचारिक रूप से बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सर उसे व्यवहारिक रूप से करने वाले 100 में 1% भी लोग शायद ही खोजने को मिले। तो हमें स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आप जैसे दिग्गज और इतने पुनीत विचारधारा को जिसने आचरित किया, उसको मैं सतत नमन करती हूँ सर। और आप भी थोड़ा साझा करें कि आपने इतना रिवोल्ट और इस तरह का कदम आपके उठाने का साहस आपके मन में कैसे आया सर, थोड़ा जी साझा जी जी करेगा। नहीं वो देखिए वो बचपन से ही वो देखिए, एक तो मैं आपने कहा राजस्थान, मेरी पोस्टिंग चल रही थी जब ये हुआ ना, मेरी बिटिया की बात की आपने, मैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश का हूँ। लेकिन हाँ मेरी पोस्टिंग जब राजस्थान में थी बीकानेर में, तब ये मैंने वो बड़ा समारोह किया था, और शायद मेरी 7 पीढ़ी में भी ये पहला इस तरह का समारोह रहा होगा। तो वो जो विद्रोह की बात ये कि जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, तो जमीन तो कई गांवों में उनकी जमींदारी थी। बाद में आजादी के समय तो जमींदारी खत्म हो गई, प्रथा ही खत्म हो गई थी। लेकिन गांव में चलता है, लोग मतलब 50 लोग आते रहते तो रोज घरों पे आना। तो मैं ये देखता था कि बड़े उम्र का लोग, मैं तो बच्चा था उस वक्त, बहुत छोटा बच्चा, 7 साल पता नहीं 6 साल जो भी हूँ, और कोई बड़ा सा वो मेरे पांव छू रहा है तो मुझे वहीं से विद्रोह होता था, ये मेरे पांव क्यों छू रहा है, ये तो इतना मतलब बड़े हैं ये तो वो कहीं ना कहीं चूंकि मैं अब तथाकथित ब्राह्मण की वजह से या जमींदार, तो मुझे विद्रोह होता था, हमेशा गलत चीज के प्रति विद्रोह मेरा रहा। बिल्कुल। और वो बचपन से ही रहा इसी तरह से। और कवि वैसे भी परमानेंट विरोधी दल होता है, उसको देश और देश में, मुझे तो देश सबसे प्यारा है, देश के लोग प्यारे हैं, देश की समस्याओं पर मेरी नजर रहती, कौन पार्टी है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब हमेशा हमें तो हमारे हिस्से में तो हमेशा जो है वही रहेगा, क्योंकि कोई दल हो तो हम उसके विरोध में होते हैं, गलत जो भी करता है, फिर दल बदल जाए कोई दूसरा आ जाए तो भी हम, क्योंकि हमारा दल से कोई लेना देना, हमारे लिए देश है और देश के लोग हैं, देशवासी हैं। तो वही एक बात होती, क्योंकि वही है ना, जहां न पहुंचे कवि, रवि कहां पहुंचे कवि वाली बात है। भले राजनीति भूल जाए, लेकिन कवि अगर सच्चा कवि है तो वो आम लोगों का दुख दर्द नहीं भूल सकता। और मैं आपसे साझा करता हूँ, आपातकाल जब लगा था तो मैं उस वक्त, जबकि मैं टॉपर हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, बिना किसी की परवाह किए हजारों की भीड़ में आपातकाल के विरोध में कविताएं सुनाता था, और कोई वो मन में भय नहीं होता था, वो मैं क्या बहुत सारे लोग। और यहां तक कि वो ऐसा वातावरण था कि आप सोचिए, जो लोग उस पार्टी में भी थे, मैंने किसी को आपातकाल के पक्ष में कविता सुनाते कभी नहीं सुना। तो वो समय ऐसा था। तो वही वाली बात है कि इसलिए वो विद्रोह तो गलत, विद्रोह किससे है मुझे, विद्रोह है गलत जो भी रूढ़ियां हैं,
अब आप कोख में बच्ची उसको तो मरवा देते हो, फिर आप जाके नवरात्र का 9 दिन व्रत रखो, तो ये इससे बड़ी ढोंग क्या हो सकता है? या मंदिर में जाके खड़े लाइन लगा के, तो वो वही मेरी मतलब है कि मैं जो मतलब जो इस तरह के आडंबर हैं, तो वही स्वामी विवेकानंद कहते थे, वही कबीर जी ने कहा, वही सब कहते आ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं कौन से नई बात कह रहा हूँ। तो वही आडंबर, उससे मुक्त होकर के सच्चा जो सच्चा धर्म है, मनुष्य जो है कि आप परोपकार करें, त्याग करें, बलिदान, जो हमारे जो बताए गए भारतीय संस्कृति में, उन्हीं की बात करता हूँ कि आप जो है ना, जो अब जो लोग मैंने आप घृणा फैलाएं और घृणा करें तो फिर क्या फायदा? कहाँ गई भारतीय संस्कृति? हम तो पशुओं पक्षियों पत्थरों को पूजने वाले लोग हैं। तो वही सारी चीजें बिल्कुल। हैं, मतलब प्रेम और जो हमारे भारतीय मूल्य, जो जीवन मूल्य है, बस वो उन्हीं, वही हमारा आदर्श है, वही हमारा रास्ता है। इतनी सी बात है, इसीलिए विद्रोह आता है, कुछ भी गलत सलत दिखता है। अब वो देखिए, जैसे पुराने जमाने में बात करें तो अब एक कोई जानवर किसी तालाब में पानी पी सकता था और मनुष्य पानी नहीं पी सकता, ये कितना बड़ा पाप हम लोगों ने किया है। तो ये सब मुझे नहीं मतलब ठीक है, तो भाई जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, तो ठीक है, कहाँ जन्म हो गया, लेकिन मैं शुद्ध मनुष्य हूँ। और साइंस है तो साइंस को मैंने धर्म की तरह लिया है। मैं जानता हूँ बिल्कुल। कि हमारे हमारे ऑफिस में कमालुद्दीन थे, उनकी बिटिया के लिए मेरा ही खून काम आया, तो मैंने खून दान दिया उसके लिए। तो ये सब बकवास है, वाह। मतलब पूरी धरती में कहीं चले जाइए वही ब्लड ग्रुप है, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। माइकल डिसूजा हो, चाहे सुखविंदर सिंह हो, चाहे मकबूल हम्म। हुसैन हो, तो वही वाली बात। जी इसलिए जी। मनुष्य मेरा सारा सबसे बड़ा जो मेरे केंद्र में है, सोच के केंद्र में, वो मनुष्य है और मनुष्यता है, बस इतना ही है जी। बिल्कुल। बहुत ही उम्दा आपने बात कही, मनुष्य और मनुष्यता। आज हम सभी मनुष्यता से कहीं ना कहीं इंसानियत, हम संवेदन शून्य जड़वत होते चले जा रहे हैं। आज हम किसी दूसरे के दुख को देख के द्रवीभूत नहीं हो रहे हैं, बल्कि आंख घुमा के मुंह घुमा के आगे निकल जा रहे हैं। हम स्व तक केंद्रित हो रहे हैं, जबकि शास्त्रों में, वेद पुराण शास्त्र, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये परोपकार, पर दुख कातरता, ये हमारी संस्कृति रही। किंतु आज हम पर दुख कातरता और परोपकार पर से स्व केंद्रित होते चले जा रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं हमारे कष्टों का भी मूलाधार है। आइसोलेशन जी जी। जगत में हम चले जा रहे हैं। मैं बहुत जरा सारे सा ऐसे विषय पे। सिर्फ एक बात कहूंगा अल्पना जी जी। जी। अभी मैं एक भारत जो सन 71 का युद्ध हुआ था, उसकी स्वर्ण जयंती का एक सेमिनार था, उसमें था। तो जो बांग्लादेश से आए थे, वहां के नायक उस मुक्ति संग्राम के, वो बता रहे थे। देखिए, वो कह रहे हैं लाखों भारतीय सैनिक वहां जाते हैं और दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा आपको उदाहरण। लाखों गांव गांव में जाते हैं और मुक्ति संघर्ष में, और वापस लौट आते हैं, किसी एक सैनिक के विरुद्ध कोई दाग नहीं मिलेगा आपको जिसने कोई भी गलत हरकत कर दी हो। ये भारत है, यही भारत है। उन्होंने वो ये सारी बातें उन्होंने कही, और उन्होंने हाँ। कहा कि ऐसा दुनिया के इतिहास में कहां मिलेगा, कोई पूरा देश जीत ले और वापस भी चला आए। यही तो भगवान राम ने किया था, लंका में खुद थोड़ी शासन किया था, विभीषण को देख के चले बिल्कुल। आए। यही भारत है। जो तो भारत, तो उसके जो जीवन मूल्य है, यानी जगह जगह यहूदी एक उसमें उसमें सवार हैं, बिल्कुल। पानी के जहाज में, कोई शरण नहीं दे रहा है, तो बड़ौदा के महाराज उनको चिट्ठी लिख के बुलाते हैं, भाई हमारे देश में आ जाओ। उनको पूरा बिल्कुल। सम्मान के साथ रखते हैं। और फिर जब इजराइल बनता है तो लौट के जाते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं, तो बड़ौदा महाराज कहते हैं हमें शर्मिंदा मत करिए, ये हमने कुछ नहीं किया है, यही तो हमारा भारत है, हमारा भारत तो यही सिखाता है। जी जी जी। बहुत सुंदर। आपने भारत के जो हमारे गुरु, भारत को जगत गुरु कहा जाता है, ज्ञान का उत्थान ही भारत से शुरू हुआ। तो आपने बताया कि हमारी भारतीयता और हमारे जो सैनिक हैं, उनका चारित्रिक पक्ष इतना सुदृढ़ है, और जब वो जहां भी जाते हैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये हमें, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम ऐसे देश के निवासी हैं और ऐसे देश में हमने जन्म लिया है। सर, कार्यक्रम तो समापन की विराम लगाने के पूर्व मैं चाहूंगी कि आप अंत में अपना एक मनपसंद गीत हमें सुनाएं, उसके बाद ही सर कुछ बोले। सुरेश सर का मैं आह्वान करूंगी, पहले आप मनपसंद अपनी कोई भी रचना आप हमें सुनाएं। जी जी, मैं एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ आपको। और वो जी जी जी। आ, क्योंकि देखिए मेरे जीवन की पूंजी क्या है, जो पूरे भारत में मुझे ऐसे ऐसे
मित्र मिले, चाहने वाले मिले, प्यार करने वाले मिले, स्नेह देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो एक हमारे पटल पे अभी आ गए सुरेश जी, मैं कोलकाता गया तो ये वहां जाकर के मुझे घर ले जाते हैं बिठा के ऐसे। तो ये हमारे पूंजी, इससे बड़ी पूंजी और क्या हो सकती है। तो मैं गीत सुनाता हूँ आपको जी, सिर्फ दो बंद का गीत है, स्वागत। बहुत छोटा सा गीत जी। जी जी जी, कि स्वागत। कभी कभी जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कभी कभी जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कहना चाहा पर होठों से बोल नहीं फूटे, बिल्कुल। बोल नहीं फूटे। और पहला अंतरा सुनिएगा। महज औपचारिकता अक्सर होठों तक आई, महज औपचारिकता अक्सर होठों तक आई, रहा अनकहा जो उसको बस नजर समझ पाई, रहा अनकहा जो उसको बस नजर समझ पाई। कभी कभी तो मौन ढल गया जैसे शब्दों में, कभी कभी तो मौन ढल गया जैसे शब्दों में, और शब्द कोशों वाले सब शब्द लगे झूठे, वाह, बोल बहुत सुंदर, नहीं फूटे, बोल नहीं बहुत सुंदर। फूटे। और दूसरा और अंतिम बंद सुनिएगा। कि जिनसे न था खून का नाता रिश्तों का बंधन, जिनसे न था खून का नाता रिश्तों का बंधन, कितना सारा प्यार दे गए, कितना अपनापन, कितना सारा प्यार दे गए, कितना अपनापन। कभी कभी उन रिश्तों को कुछ नाम न दे पाए, कभी वाह, कभी उन रिश्तों को कुछ नाम न दे पाए, जीवन भर जिनकी यादों के अक्स नहीं छूटे, वाह, वो बहुत नहीं सुंदर। फूटे। कभी कभी जीवन में ऐसे भी कुछ क्षण आए, कहना चाहा पर होठों से बोल नहीं फूटे, बहुत सुंदर, बोल नहीं फूटे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहना चाहा लेकिन बोल नहीं फूटे। बहुत सुंदर, बहुत ही हृदय स्पर्शी। बहुत सुंदर सर, आपके साथ ये साक्षात्कार अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ही रहा, जिसको लोग सुनेंगे, सीखेंगे। अनुकरणीय, अनेकों लोगों के लिए एक अनुकरणीय कार्यक्रम रहा सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर और सुखद कार्यक्रम के लिए। और मैं आदरणीय सुरेश जी का आह्वान करती हूँ कि अंत में वह अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद हम कार्यक्रम को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अंतस प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर आपको अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सॉरी। धन्यवाद अल्पना जी। जैसा मैं चलिए, सोच रहा था और जैसे मुझे उम्मीद थी कि लक्ष्मी शंकर जी का साक्षात्कार है तो एक धमाकेदार तो होगा ही, वैसा धमाकेदार रहा है। तो क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। जब किसी बड़े व्यक्तित्व के लिए और बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से आप कुछ बातें करेंगे तो बहुत सी बातें समझने को मिलती है और सुनने को मिलती है और हम सीखते भी हैं उनसे। बहुआयामी व्यक्तित्व है इनका, एक बिंदु पर टिका हुआ नहीं है कि भाई एक ठीक है बिल्कुल खाली गजल है तो खाली गजल पे ही बातें कर ले, या बिल्कुल खाली गीत है तो गीत पे बातें कर ले, या खाली कविता पे बातें कर ले, वो नहीं है। बिल्कुल उद्घोष की क्षमता, कमेंट्री करना, उस बातों से लेकर एक प्रारंभिक जीवन के मूल्यों की बातें कि कैसे बिल्कुल इन्होंने अपने जीवन के अंदर ऊंचे आदर्श को स्थापित किया। हाँ, बिल्कुल ये सब बातें आम तरह से आम लोगों में नहीं पाई जाती है और इतने सारे गुण, इतनी सारी बातें मिलती है तब जाकर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी बनते हैं, ऐसे नहीं बन पाते हैं। मैं लक्ष्मी बिल्कुल शंकर बिल्कुल वाजपेयी जी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ। इनकी सरलता तो एक इसी से मैं आपको बता देता हूँ। मेरे मेरे साथ मेरा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा परिचय बहुत ज़्यादा नहीं था। फेसबुक के ऊपर ही हम लोग बात करते थे, कई बार हम लोग की चर्चा हो जाती थी, कई बार चर्चा के अंदर नहीं हम लोग नहीं तो तर्क और कुतर्क भी कर लेते थे, फिर भी हाँ, जैसा इन्होंने कहा इनका विद्रोही स्वभाव है, मेरा भी विद्रोही स्वभाव है, दोनों विद्रोही स्वभाव वाले मिल जाते हैं तो किसी बात पर मिल जाते हैं तो
1 और 1 11 हो जाते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाते हैं। हाँ, तो फिर भी मैंने जब ये कलकत्ता आए तो मैंने इनको खाली फ़ोन करके कहा कि आप कलकत्ता आए हो, मेरे घर पर भोजन करने आना है। उन्होंने एक बात पर ही कभी तुरंत हाँ कह दी कि हाँ, ज़रूर आऊँगा। ये इनका यही इनकी सरलता है, यही इनका प्रेम है। ये आए, बिल्कुल। हमारे घर पे आए और हमारे साथ 1 डेढ़ घंटा समय बिताया, बहुत अच्छा लगा हमें। और ये सरलता ही इन जो है आदमी को बड़ा बनाती है। सर बहुत तो ही सरल, सहज, विनयी प्रवृत्ति के हैं और प्रकांड विद्वान, ज्ञानी। और 1 घंटा इनके इंटरव्यू के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पक्ष इनके ऊपर पूरा रिसर्च करके बैठी हुई थी। अभी करीब नहीं भी तो 1 डेढ़ घंटा और होता, तब मैं लोगों के समक्ष इनके जीवन का कोई कुछ एक कोण मैं लोगों के समक्ष ला पाती। तो मुझे मैं बहुत ही कल्पना अच्छा जी लगा इनका मैं अध्ययन। जी। कल्पना जी, मैं आपके लिए भी बोलूँगा कि एक कुशल संचालिका और कुशल साक्षात्कारकर्ता वही होती है जो अपना होमवर्क पूरा करे। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करके आपने इनसे वह बातें निकलवाई जिसे दर्शक पसंद करते हैं। नहीं तो आप बात करती, इनकी कविता सुन लेती, बोलती कि आप दोहा सुना दीजिए, चौपाई सुना दीजिए, हाँ, गजल सुना दीजिए, गीत सुना दीजिए, हो गया साक्षात्कार। तो वो साक्षात्कार में साक्षात्कार नहीं मानता। वो तो दोहे गजल गीत तो इनके फेसबुक पटल पे जाके देख लीजिए, एक नहीं हजारों मिल जाएंगे, हजारों बिल्कुल। हम सुन लेंगे, हजारों देख लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम जो रहा, मगर क्या है इस कि कार्यक्रम से जीवन जी, इनके बहुत सारे अनछुए और अनकहे मगर पक्ष उभर कर आए हैं। साक्षात्कार वही होता है जो सामान्य, जो सामने दिखता है वो नहीं हो, वो नहीं दिखकर जो इनके अंदर है वो दिखे, वो साक्षात्कार सही बिल्कुल। मायने में साक्षात्कार होता है। आज हम लोगों ने लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के बारे में समझा, जाना, और इसके लिए मैं कल्पना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने बहुत ही कुशलता से संचालन किया, कुशलता से साक्षात्कार लिया, और आपकी तैयारी को भी नमन करता हूँ। और वाजपेयी जी को तो मैं क्या बोलूँगा, मित्र भी हैं हमारे, आदरणीय भी हैं, वरणीय भी हैं, और उससे भी बड़े बहुत प्यारे मित्र हैं। हाँ, तो मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत ज्ञानी आभार। भी हैं। आशा करता हूँ कि भविष्य में फिर हमें ऐसा लगा कि वाजपेयी जी को बुलाना है तो बुलाएंगे। बिल्कुल। उस समय इनकी एक खूबी है जो मैं अक्सर इनके अंदर देखता हूँ कि कराओके पे ये और ममता जी दोनों मिलकर जो गाते हैं, वो अद्भुत गायन करते हैं, हाँ, अद्भुत गायन करते हैं, वो भी सुनेंगे कभी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी। दोनों। और इस बार समय जुगल सीमाबद्ध था, नहीं तो मैं ममता, आदरणीय दोनों ममता दोनों दोनों की को भी जुगल जोड़ी जरूर को बुलाएंगे बुलाती। मंच पे, जुगल जोड़ी को हाँ हाँ, बुलाएंगे मंच पे, और दोनों को बिल्कुल साथ में सुनेंगे। हाँ, मैं आज बिल्कुल। समय हो गया है, हम लोग थोड़ा समय का जी पाबंदी करते हैं। हाँ, मैं लक्ष्मी जी, शंकर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, कल्पना जी आपका भी धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ बहुत रात्रि, शुभकामनाएं। जी। नमस्ते। सभी को, सभी दर्शकों को भी।